ये रेजोल्यूशन था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का। पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। होम मिनिस्टर के हाथों में होता है, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर आती है। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ, क्या फायदा हुआ 54 इंच की छाती और चाणक्य की नीति का? अमित शाह को देश का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि मोदी जी की चाय से चोर वाले की लाइफ चेंजिंग जर्नी में अमित शाह ने दबा के साथ दिया है। बहुत से लोग अमित शाह को मोदी जी के बाद आने वाला पीएम मानते हैं, तो इसलिए यह देखना जरूरी हो जाता है कि अमित शाह का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है। क्या वे एक सफल गृह मंत्री हैं और क्या अमित शाह भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1 जून 2019 को मोदी सरकार 2.0 में अमित शाह देश के होम मिनिस्टर बने और उसके ठीक 2 महीने बाद ही यानी 5 अगस्त 2019 को संसद में एक रेजोल्यूशन पेश किया गया। ये रेजोल्यूशन था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का। वैसे तो आर्टिकल 370 बीजेपी के एजेंडे में सदियों से था। इस कारण ये मुद्दा इतना विवादित और जटिल था कि बीजेपी ने पहले कभी भी इसमें हाथ नहीं दिया और कश्मीर के नेता तो ये तक कहते थे कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए 370 को कोई छू भी नहीं सकता, अगर छुआ तो हाथ जल जाएंगे। लेकिन पहले ये देखो, 2019 में बीजेपी के पास नंबर भी थे और मौका भी, तो उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। और अभी तो रुको, साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया। 370 को हटाना इतना विवादित था कि सरकार का ये फैसला सुनते ही पूरे देश में हड़कंप मच सकता था। खासकर कश्मीर में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते थे, लेकिन सरकार ने इसकी इतनी पक्की प्लानिंग की थी कि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों को ऐसा कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला। देखो, जिस तरीके से 370 को हटाया गया था उसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है, इसलिए इसकी कानूनी वैधता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन तो जिस तरह से जम्मू और कश्मीर की पूरी लीडरशिप को हाउस अरेस्ट किया गया, पूरे कश्मीर को बंद किया गया और कश्मीर का इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, वो तरीका कुछ लोगों को सही नहीं लग सकता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हालांकि मेरी नजर में ये मसला बिना सख्त कदम उठाए कभी हल ही नहीं हो सकता था और इस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे तैसे पता नहीं कैसे कैसे करके आर्टिकल 370 को हटा ही दिया। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। और इसके तुरंत 3 महीने बाद ही अमित शाह ने राज्यसभा में एक बड़ा भाषण देते हुए कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा और इसके अगले 1 महीने बाद ही यानी दिसंबर 2020 में सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया। ठीक है, समझिए आप। इसका इंडियन मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन कांग्रेस की सोच ऐसा माहौल बनाती है कि पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और ये प्रोटेस्ट अमित शाह के लिए पहला और सबसे बड़ा चैलेंज थे। क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। और दिल्ली के शाहीन बाग में इस प्रोटेस्ट का केंद्र बन गया, जहां मुस्लिम महिलाएं दिल्ली के मथुरा रोड को 3 महीने तक परमानेंटली बंद करके रखती हैं और इन लोगों का वहां से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं था और सरकार के पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। और फिर अचानक से कोविड का लॉकडाउन लग जाता है, इस कारण इन लोगों को वहां से हटना पड़ा। लेकिन तब तक ये प्रोटेस्ट काफी बड़े हो चुके थे। इन प्रोटेस्टर्स को इंटरनेशनल मीडिया से खूब कवरेज मिला और लॉकडाउन लगने से 1 महीने पहले ही दिल्ली में दंगे हो गए थे, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। और ये अमित शाह की पहली और सबसे बड़ी असफलता थी, क्योंकि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर्स का पूरा कंट्रोल होम मिनिस्टर के हाथों में होता है, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर आती है। और अगर आपको याद हो तो जब ये दंगे चल रहे थे उसी वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए हुए थे, जो कि इस फेलियर को और भी बड़ा बना देता है। लेकिन अब मैं आपको अमित शाह की असलियत बताऊंगा। तो साला बहुत नीच आदमी रहे।
CAA प्रोटेस्ट के नैरेटिव के मामले में भी सरकार का बड़ा फेलियर था, क्योंकि वो इस बिल को जनता को ठीक से समझा ही नहीं पा रहे थे और ना ही विपक्ष के नैरेटिव को टाल पा रहे थे। सरकार में कोई नेता कहता था कि देश में NRC नहीं होगा और कुछ नेता कहते थे कि NRC जरूर होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? असल में अमित शाह ने खुद टाइमलाइन समझाते हुए कहा था कि CAA के बाद में NRC लाया जाएगा, लेकिन सरकार ये साफ साफ नहीं कह पा रही थी कि आखिर इंडिया में NRC की जरूरत क्यों है। कौन है? कहाँ से आते हैं? पहले ये देखो। क्या आपको पता है कि 2005 में पाकिस्तान से 15 लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आए थे और फिर वे कहां चले गए किसी को नहीं पता। क्या बात कर रहे हैं? उन 15 में से आज तक सिर्फ 4 लोग ट्रेस हो पाए हैं, बाकी 11 कहां हैं आज तक किसी को नहीं पता। खैर ये तो बहुत ही पुरानी बात हो गई। अभी पहलगाम में हमने देखा था कि अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत में कितने ही पाकिस्तानी लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वो इंडिया में आकर वोट भी डाल रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हाल इंडिया बांग्लादेश की सीमा पर हो रहा है। इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर पाना मुश्किल है और हमें पता है कि इंडिया में लाखों बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। खासकर असम और वेस्ट बंगाल में अब तो 11 साल से बीजेपी की सरकार है, जिसमें पिछले 6 साल से अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। तो उनकी नजरों के सामने ये सब कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। हमें लगता है कि इंडिया में गैर कानूनी रोहिंग्या एक समस्या है, लेकिन कितने पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं और कितनी आसानी से यहाँ से आ जा सकते हैं किसी को नहीं पता। और ठीक इसी वजह से हमें NRC की जरूरत थी, लेकिन सरकार इस समस्या को लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाई और हर बार की तरह कांग्रेस ने इसे मानवाधिकार का मामला बना दिया। सरकार इन प्रोटेस्टर्स को रोकने में पूरी तरह से फेल हो गई थी और कोविड की वजह से ये प्रोटेस्ट अपने आप ही कम हो गए और एक बार फिर से सरकार इसमें कुछ खास नहीं कर पाई। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। और CAA प्रोटेस्ट के कुछ महीने बाद ही किसान आंदोलन शुरू हो जाते हैं और इसमें अमित शाह के हालात। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? पहले ये देखो। सितंबर 2020 में सरकार ने किसानों से जुड़े हुए 3 कानून बनाए और जो दोनों सदनों में पास भी हो गए, लेकिन पंजाब के किसान इन नियमों का विरोध करने लगे और देखते ही देखते यह विरोध पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इन विरोधों का तरीका बिल्कुल शाहीन बाग के जैसा ही था, लेकिन इन विरोधों का स्तर शाहीन बाग से 10 गुना था। किसानों ने दिल्ली के सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर्स को जाम कर दिया। इन विरोधों को भी कांग्रेस मीडिया से काफी समर्थन और कवरेज मिल रही थी और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे खूब कवर किया। लेकिन असली बात तब सामने आई जब सरकार किसानों की डिमांड के अनुसार नियमों में बदलाव करने के लिए मान गई। ठीक है, समझ गया। लेकिन फिर भी ये किसान आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। क्या बात कर रहे हैं? और अब ये किसान नेता मांग करने लगे कि सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं वो पूरी तरह से वापस ले। 26 जनवरी 2021 को ये पूरा मामला हुआ। शुरू में ये आंदोलनकारी कह रहे थे कि इसमें कोई भी राजनीतिक मकसद नहीं है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे बयान निकलने लगे जिससे यह साफ साफ हो गया था कि इन किसान आंदोलनों का मतलब बीजेपी की सरकार को गिराना है। Oh shit! No! It is possible, it is possible. और यही वजह थी कि सरकार को ये पूरे कानून वापस लेने पड़े। और इन आंदोलनों के समय में राकेश टिकैत ने कुछ ऐसी ही बात कही। जनता बहुत गुस्से में। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आए थे। तो ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटा का चुप रह गए और रहेगी चुप। अरे अब तैयारी है, जनता की चिंता ना करो तुम। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से अमित शाह ने कुछ भी नहीं सीखा और फिर से वही गलतियां दोहराई।
सबसे पहले तो सरकार इन कानूनों को लोगों तक सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पाई और एक्चुअल रियलिटी बताने में पूरी तरह से फेल रही। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ये सारे रिफॉर्मर्स पहले ही अपने मैनिफेस्टो में वादा कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने इसे काउंटर नहीं किया और ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और इनके खिलाफ एक्शन लेने के मामले में भी सरकार ने एक बड़ी चूक की। दिल्ली के मेजर बॉर्डर्स को 1 साल तक ब्लॉक करके रखा गया। और क्यों प्रोटेस्ट को इतना बड़ा होने दिया गया? इससे भी बड़ी गलती यह हुई कि पंजाब में फिर से एक नया मूवमेंट शुरू हो गया। क्या हुई? अब मैं आपको बता दूं कि ये मूवमेंट कुछ साल पहले इंडिया से लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन पिछले 4-5 साल में एक बार फिर से इसका रिवाइवल हुआ है। और ऐसा रिवाइवल हुआ कि अमृतपाल सिंह जैसे लोग 2000 इंडिया में वापस आते हैं और उन्हें 2 लाख वोटों के मार्जिन के साथ लोकसभा में भेज दिया जाता है। और यहीं से अमित शाह के लिए प्रॉब्लम और भी बढ़नी शुरू हो गई। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। 2023 में अमित शाह के सामने 2 बड़ी प्रॉब्लम्स आई। मई 2023 में मणिपुर की कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में वॉर शुरू हो गई और यह इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर सिविल वॉर जैसे हालात बन गए थे, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी जो इस झगड़े को काबू करने में एक बार फिर से पूरी तरह से फेल रही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खुद सीएम वीरेंद्र सिंह के ऊपर भी लड़ाई को बढ़ाने के आरोप लग रहे थे और इन झगड़ों के 20 महीने बाद सीएम ने इस्तीफा दे दिया और तब जाकर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा। मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है जहां 41% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है और ऐसे में मणिपुर में सिविल वॉर जैसे हालातों का होना किसी खतरे से खाली नहीं है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने में 20 महीने लगा दिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और अभी तो रुको। मणिपुर से थोड़ी ही दूर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल अपनी राजनीतिक आवाज के लिए जाना जाता है। वहां पर अगर पंचायती चुनाव भी होते हैं तो 40-50 लोग तो ऐसे ही मार दिए जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां करीब 700 राजनीतिक हिंसा के मामले सामने आए। सोचो तो सही, केवल चुनाव के दिन ही 23 लोग मार दिए गए थे। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में वहां पर 650 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें कुल 57 कार्यकर्ता मारे गए थे, 27 बीजेपी के और 25 टीएमसी के। अरे बाप रे बाप। इसी साल वक्फ एक्ट आते ही बंगाल में ये दंगे फिर से शुरू हो गए और इन दंगों में खासकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ, क्या फायदा हुआ 54 इंच की छाती और चाणक्य की नीति का? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अभी बिल्कुल थोड़े ही टाइम पहले पहलगाम अटैक हुआ। कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। 370 के हटने के बाद लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और जब जनता पूछती है कि किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ। 370 हटाने का जितना क्रेडिट अमित शाह को मिलना चाहिए था, उतना ही क्रिटिसिज्म भी वो इस इंसिडेंट के लिए डिजर्व करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्क्रीन पर लगा दिया है, उसको देखना ना भूलें।